आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 का माइंड मैप बनाने के लिए जा रहे हैं। इसमें हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपरली माइंड मैप का सीरीज चल रहा है। इसके पहले ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुका है चैप्टर 1, 2, 3 का। अगर आप लोग वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, पहले वो सारे वीडियोस को देख लें, फिर इस वीडियो को देखिए। ये माइंड मैप आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाले जो भी चैप्टर्स है उसमें मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी बहुत जोर तोड़ तरीके से लगने वाला है। ये चैप्टर का जितने भी टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चार्ट पेपर लीजिए, मेरे साथ साथ एक एक चीज़ को समझते चलिए और चार्ट पेपर में माइंड मैप बनाते चलिए। इस चैप्टर का फुल रिवीजन इस वीडियो के द्वारा हो जाएगा। तो मैं फिर आप लोगों को वेलकम करता हूं संकल्प एजुकेशन जामताड़ा पे, और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर विवेक सर। स्टार्ट करते हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर नंबर 4 आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन जो टॉपिक्स है उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आप देखिए, ओवरव्यू एक मोटा मोटी ले लीजिए सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। इसमें आपको बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ना है, बायो-सेवर्ट्स लॉ। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पढ़ना है। एक वायर है जिसमें करंट जाएगा तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये पढ़ना है। आपको सोलिनॉइड पढ़ना है, आपको फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बारे में पढ़ना है। टॉर्क पढ़ना है, कोई कॉयल को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये पढ़ना है आपको। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो कितना फोर्स उसमें एग्जर्ट होगा, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। और एक नया डेफिनेशन ऑफ एम्पियर मिलेगा आपको इस चैप्टर में, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। साथ में आपको एम्पियर्स लॉ भी पढ़ना है इसमें। उसके बाद ओएस्टेड लॉ लिखा हुआ है, ओएस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद ये सारे झूठ झमेला जो है हमारे बुक में आया है। तो ये ओएस्टेड का जो झमेला है इसको भी देखना है हमको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शुरुआत चीज जो होता है मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लेने के बाद आपका बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो शुरुआत हम इस चैप्टर का यहीं से करेंगे, यहीं से हम लोग एक एक करके सब कुछ को समझेंगे। अच्छा, बाकी कुछ चीजें और भी है जो इस स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, वो नेक्स्ट स्लाइड में लिख करके आपके सामने रखेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4, बायो-सेवर्ट्स लॉ। लिखा हुआ है बायो-सेवर्ट्स लॉ, लेकिन हम लोग इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं ना, बायो-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ। फाइन। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई आपके पास वायर है, अगर कोई आपके पास वायर है, इस तरह से वायर है और इस पे करंट जा रहा है I, तो किसी एक पॉइंट पे आप कितना मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ये बताइए, ये बताइए। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ कहता है कि इस जगह में मैग्नेटिक फील्ड हम एक छोटा सा एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं। इस वायर, पूरे वायर के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बता सकते हैं। तो ये लेंथ को आपने काटा, छोटा सा लेंथ, इसके लिए एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड दैट इज इक्वल टू ना dB इक्वल टू न्यू नॉट बाई 4 पाई IdL क्रॉस R बाई R क्यूब। ये R है, DL और पॉइंट, जिस पॉइंट में आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका R है। क्लियर है? क्या फिर से रिपीट कर रहे हैं, न्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कांस्टेंट है, बाद में डिस्कस करेंगे। ये कांस्टेंट है। न्यू नॉट क्या होता है ना, लिख दिए यहाँ पे देखिएगा। अच्छा नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं। परमिएबिलिटी क्या है, न्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी हुआ करता था, न्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम और फ्री स्पेस बोलिए, या एयर में भी यही चलेगा। तो फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। IdL क्रॉस R बाई IdL क्रॉस R वेक्टर बाई आपका R क्यूब। ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया आपका। DL और R देखिएगा ध्यान से, ये है DL और ये है R, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है यही डिसाइड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला। क्लियर है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो DL क्रॉस R से निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट है। इसी को आप मैग्नीट्यूडली अगर निकला चाहते हैं, मैग्नीट्यूड क्या कर दिए, dB वेक्टर को dV लिख दिए, न्यू नॉट बाई 4 पाई लिख दिए, I को I लिख दिए, DL क्रॉस R को हम क्या लिख सकते हैं, DL R साइन थीटा।
तो r लिखा हुआ नीचे r क्यूब है, ऊपर r और नीचे r कट गया तो नीचे क्या बचा है r स्क्वायर। तो जब आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सिंपल r स्क्वायर लिखेंगे और ऊपर r लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ साइन थीटा ऐड हो जाएगा। साइन थीटा मतलब ये थीटा जो है किसके किसके बीच का एंगल है, नहीं इज एंगल बिटवीन dl एंड r। फिर पहले से ही बता दिए हैं, dl ये जो छोटा सा एलिमेंट आप काट रहे हैं और ये जो r जिस डिस्टेंस पे आप निकालना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, न्यू नोट के बारे में अलग से बात कर लेते हैं। न्यू नोट इक्वल टू होता है 1/ε0 c स्क्वायर। ये आपने बाद में जाकर के पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैक्सवेल ने ये इक्वेशन बताया था, आप लोगों को याद होगा ना। c इक्वल टू क्या होता है 1/μ0 इसका रूट, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां से न्यू नोट। तो न्यू नोट इक्वल टू हमने लिख दिया है 1/ε0 c स्क्वायर। डायरेक्ट आप याद कीजिएगा, इस चैप्टर में इसका कोई रोल नहीं है, इस चैप्टर में इसका रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू नोट का डायरेक्ट वैल्यू है ऐसा यूनिट में 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर सेकेंड। टेस्ला मीटर पर सेकेंड, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें सिर्फ इसका न्यू नोट बाई 4 पाई का, तो सिंपल इससे 4 पाई को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर और नीचे 4 पाई कट जाएगा, 10⁻⁷ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो न्यू नोट बाई 4 पाई का वैल्यू क्या होगा ना 10⁻⁷, और न्यू नोट का वैल्यू क्या आएगा ना 4 पाई इंटू 10⁻⁷। न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप लोगों का, ठीक है। तो अब बात करते हैं डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा जिस प्लेन में आप डिस्कस कर रहे हो, ये लेंथ और ये पॉइंट जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सर ये जो प्लेन आपको दिख रहा है तो यही प्लेन में आप डिस्कस कर रहे हैं, यही बोर्ड में आप डिस्कस कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर तो इसका या तो बाहर हो सकता है या तो अंदर हो सकता है। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूं ना, डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग करंट एलिमेंट। जो करंट एलिमेंट आप ले रहे हैं, ये जो एलिमेंट है इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं, एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस पॉइंट में आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कितना है, उस पॉइंट को और ये जो करंट एलिमेंट है इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। हाँ, तो प्लेन के परपेंडिकुलर अगर होगा तो या तो बाहर हो सकता है या तो अंदर हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर अंदर की तरफ होगा तो उसका डायरेक्शन को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, और अगर बाहर की तरफ होता है तो इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। ये क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप वेक्टर से। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये बायो-सेवर्ट्स लॉ का कहानी था। बायो-सेवर्ट्स लॉ रिवाइज हो चुका है। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कुछ और नहीं, इट इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर और अ मूविंग चार्ज इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना, ये एक एरिया है, ये एक रीजन है जहां मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सके। तो मैग्नेट के चारों ओर होना चाहिए। ये कोई मैग्नेट है और मैग्नेट के चारों ओर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेट क्या क्या हो सकता है? एक सिंपल बार मैग्नेट है मान लीजिए आपके पास, वो एक मैग्नेट है। अगर कोई वायर में करंट जा रहा है तो वो भी एक मैग्नेट के जैसा काम करता है। क्लियर है? तो उसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है? और या फिर मान लीजिए कोई चार्ज है, लिख रहा है यहां पे देखिए और करके, अ मूविंग चार्ज इन विच इट्स मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फेल्ट। कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इफ दैट चार्ज इज इन मोशन तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अगर वो एक्सेलरेशन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा काम करेगा, जो आप नेक्स्ट आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये रिवीजन का बात है, आप समझ रहे हैं। तो फिलहाल ऐसा रीजन जो मैग्नेट के चारों तरफ होता है, या करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ होता है, या मूविंग चार्ज के चारों तरफ होता है, जहां मैग्नेटिक इफेक्ट एहसास हो सके। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे एहसास होगा? आप मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे, कंपास को रखेंगे। मान लीजिए ये मैग्नेट है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। आप कंपास लाके यहां चेक करेंगे है कि नहीं, तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो समझ में आ जाएगा कि हाँ वहां मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेक करने का तरीका वही मैग्नेटिक कंपास है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है बाबू टेस्ला। ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला, या फिर इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। क्या? वेबर पर मीटर स्क्वायर। बाद में जाकर के ये डिफाइन हो जाएगा, फ्लक्स वगैरह सब आएगा तो ये डिफाइन हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला होता है। सीजीएस यूनिट भी पूछा जाता है कई बार इसमें, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका मेन टॉपिक यही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका सीजीएस यूनिट गॉस होता है, याद रखिएगा। और अगर गॉस और टेस्ला में रिलेशन पूछा जाए तो 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला होता है।
1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। तो ये तो बात रहा मैग्नेटिक फील्ड का, ये आपका हो गया बायो-सेवर्ट्स और मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, कोई वायर है स्ट्रेट है, उसमें करंट जा रहा है, उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर आपके पास कोई स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट जा रहा है, लेट दिस बी आई, तो इसके वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और किसी एक डिस्टेंस पे, लेट दिस बी डिस्टेंस ए, इस डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फॉर्मूला कह रहा है B इक्वल टू μ0/4πI/a, इसमें करंट जितना जा रहा है डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है I/a। बात यहीं खत्म नहीं होता है, यहां उसके बाद लिखा हुआ sin φ1 प्लस sin φ2। φ1 और φ2 क्या है ना, आप इसके इंड पॉइंट से इसको मिलाइएगा, आप इसके इंड पॉइंट से जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको मिलाइएगा, ये आपका φ1 है, ये आपका φ2 है। ध्यान से हमने डायरेक्शन कैसे लिया, ये बेस लाइन हमने लिया, ऊपर की तरफ हमने किया φ1 और नीचे की तरफ हमने लिया φ2। यहां पे बहुत मिस्टेक होता है, बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है। ध्यान से, हमेशा मैग्नेटिक ये जो φ2 है हमेशा हम क्या ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और φ1 कैसे ले रहे हैं क्लॉकवाइज, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो यहां पे देखिए फॉर्मूला क्या है, μ0/4πI/a sin φ1 प्लस sin φ2, sin φ1 प्लस sin φ2, क्लियर है। मान लीजिए कि ऐसा कंडीशन है जहां पे आपका देखिए लिखा हुआ है φ2 क्या है 0 है और φ1 है आपका 90 डिग्री। मतलब क्या हो गया कंडीशन ना, कंडीशन इस प्रकार हो गया कि एक वायर है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट है ये वायर, जा रहा है इनफाइनाइट तक, क्लियर है। और ये हो गया यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट P, जिसमें φ2 हम क्या बोल दिए ना, φ2 ऐसे करके ले रहे थे, ये क्या कर दिए 0 कर दिए, φ2 को 0 कर दिए, मतलब ये एंगल खत्म हो गया। और φ1 क्या है 90 डिग्री, तो φ1 90 डिग्री, इस तरह से। मतलब आप इसको मिलाने जाइएगा, और ये वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ तक है तो ये इस तरह से नहीं जाएगा, एकदम सीधा जाएगा, तो एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। उसका एक लास्ट, मतलब इसका लास्ट एक इंड पे, एक इंड के कुछ डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस दैट इज ए डिस्टेंस पे आप निकालना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड। तो तरीका क्या है निकालने का, सिंपल बैठा दीजिएगा वैल्यू, यहाँ पे φ2 की जगह में 0 बैठा दीजिए और φ1 की जगह 90 बैठा दीजिए, तो ये निकल करके आ जाएगा B इक्वल टू μ0/4πI/a। ड्राइंग यहाँ पे बनाया हुआ है, यही चीज यहाँ पे क्लियर है। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि भैया मैग्नेटिक फील्ड बताओ किसी वायर पर, ये वायर है, ये वायर पे करंट जा रहा है I, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, एकदम बात सही है। कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। इसी वायर के अलोंग, इसी वायर पे निकालने बोले, चाहे इसी वायर के अलोंग किसी भी पॉइंट पे निकालने बोले, इस वायर के बाहर भी, इसके अलोंग अगर कहीं भी निकालने बोले, तो क्या होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 0, क्लियर है। क्योंकि φ1 और φ2 दोनों वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री। क्या समझ में आ रहा है, यहां पे φ1 और φ2 दोनों ही क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि यहां पे पॉइंट था, ये अगर इनफाइनाइट है, बहुत दूर जा रहा है, इधर बहुत दूर जा रहा है, तो ये पॉइंट को मिलाने के लिए ऐसे जाएगा, तो ये एंगल कितना हो गया 9, ये एंगल कितना हो गया 90, ये एंगल कितना हो गया 90, सॉरी 0 नहीं, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर φ1 और φ2 दोनों क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, φ1 और φ2 दोनों 90 डिग्री हो जाए, तब भी तो मान लीजिए डिस्टेंस रह रहा है ना, डिस्टेंस का बात नहीं कर रहे हम, यहां बताना ये चाहते हैं कि क्या हो जाए, डिस्टेंस भी 0 हो जाए, डिस्टेंस भी ए भी आपका क्या हो जाए 0 हो जाए। बोलने का मतलब ये एकदम अलोंग द वायर का बात करें। और ये अगर आपको प्रूफ करना है, कहां से प्रूफ कर सकते हैं ना, बायो-सेवर्ट्स से कर सकते हैं। जरा देखिएगा, बायो-सेवर्ट्स में इसको लगा सकते हैं ना। आपको अलोंग द वायर चाहिए, अलोंग द वायर चाहिए, अलोंग द वायर अगर आपको चाहिए तो आप इससे काम कर सकते हैं, μ0/4πIdl r, या फिर डायरेक्ट यहां से लेकर के काम कर सकते हैं। साइन थीटा के जगह पे 0 लगा दीजिए। एंगल जो आपका था इस तरह से आपने किया था, देखिए ये मान लीजिए वायर है और यहाँ पे आपका dl है, आपने पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेट दिस बी db, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का निकालने का तरीका क्या था, ये dl था, ये r था, क्लियर। तो dl और r के बीच में एंगल क्या है देखना होगा। तो फिलहाल ये r पॉइंट उठ करके कहां आ गया है ना, यहीं पे आ गया है, इसी वायर पे आ गया है, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बस वही कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर, जिस वायर में करंट है वहां पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर है। डिटेल में नहीं जा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, आप लोगों के लिए रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज कीजिए और आराम से एग्जाम को
फोड़ के आइए, ठीक है। तो ये टाइम आपका रिवीजन का है। अगर कोई स्टूडेंट इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले इस वीडियो को देख रहा है तो उसका कोई काम का नहीं है ये वीडियो, अभी छोड़ दीजिए। पहले आप चैप्टर को डिटेल से पढ़ लीजिए, उसके बाद जब एग्जाम का टाइम आएगा उस वक्त इस वीडियो को प्लेलिस्ट में सेव करके रखिए और देखिए और जाइए एग्जाम देने के लिए। समझ में आया? द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज ओनली टू रिवाइज द चैप्टर ओनली। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। यहां पे देखिए, इधर का कुछ सेक्शन हमने छोड़ दिया है, इधर देख लीजिए। पहले वेस्टेड लॉ हमने बताया, वेस्टेड लॉ के बारे में नहीं बताया, वेस्टेड लॉ के बारे में नहीं बताया। अभी वेस्टेड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। वेस्टेड लॉ, देखिए लॉ लिखा हुआ, भले वेस्टेड लॉ लिखा हुआ, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट, वेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या ना 1820 में क्या था ना, हैंस क्रिश्चियन वेस्टेड डिस्कवर्ड दैट flow of current in a wire can deflect a nearby magnetic compass needle। सिंपल बात है, ये एक बात का डिस्कवरी किया। ये अचानक से हुआ, ऐसा कोई डिस्कवरी नहीं हुआ था, ये अचानक से हुआ। वो टेबल पर काम कर रहे थे सर, वेस्टेड सर, और अचानक से किसी वायर में करंट चल रहा था उस वक्त, और उसका सामने एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था, मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था। तो देखा उन्होंने कि उन्होंने देखा कि वायर से जब करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल अपने आप डिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर उन्होंने स्विच ऑफ किया तो देखा डिफ्लेक्शन बंद हो गया। फिर उन्होंने स्विच ऑन किया करंट के लिए, करंट जैसे गया तो डिफ्लेक्ट किया। वही डिस्कवरी, एक नया डिस्कवरी का नाम ले लिया और कहा गया वेस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? इन 1820 हैंस क्रिश्चियन वेस्टेड डिस्कवर्ड दैट फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर कैन डिफ्लेक्ट अ नियर बाय मैग्नेटिक कंपास। उसके सामने, उस वायर के सामने अगर कोई मैग्नेटिक कंपास को हम रखेंगे तो उसका निडल डिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि एक वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर उसमें करंट चल रहा है। अभी तो हमने डिस्कस किया यही चीज। क्लियर है? एम्पियर्स लॉ क्या कहता है ना, क्लोज इंटीग्रेशन, ये आपका सरफेस इंटीग्रल नहीं है, ये लीनियर इंटीग्रल है। B.dl लिखा हुआ, ध्यान से, B.ds नहीं है। क्या है ना, B.dl इक्वल टू न्यू नॉट आई। ये क्या कौन कहता है? एम्पियर्स लॉ। एम्पियर साहब क्या कहते हैं ना, लीनियर इंटीग्रल ऑफ B.dl मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? न्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, न्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई करंट का। आपने गॉस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये गॉस लॉ का भैया है, वो छोटा भाई था, ये बड़ा भाई है। गॉस लॉ लगता है आपका, मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ पढ़ना है आपको, ठीक है, आगे जाकर के नेक्स्ट चैप्टर में। यहां पे एम्पियर्स लॉ बहुत बखूबी लगता है, न्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। B.dl क्या है? B.dl आगे जाकर के समझेंगे। तो आई क्या है? आई यहां पे क्या है ना, करंट, टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व। ध्यान से, क्लोज्ड कर्व, एक क्लोज कर्व है, उसके अंदर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को आप यहां पे रखिएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? B.dl आ जाएगा। B.dl इक्वल टू न्यू नॉट आई हो जाएगा। दिस इज एम्पियर्स लॉ। रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज के तरीके से कीजिए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। अब इसमें आपका है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड पढ़ना है, हिंदी में इसको परिनलिका बोलते हैं, नाम बहुत खूबसूरत है। सोलिनॉइड के बारे में बात करते हैं। तो सोलिनॉइड किस तरह से होता है ना, बहुत सारे टर्न्स होता है सर, स्प्रिंग जैसा होता है, बिल्कुल स्प्रिंग जैसा होता है, बिल्कुल स्प्रिंग जैसा होता है। कॉपर वायर लीजिए, कोई वायर को आप क्या किए, रिंग जैसा बना करके रखे हैं, तो ये क्या बन गया है? एक सोलिनॉइड बन गया है, इसी को सोलिनॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसका अपना एक लेंथ है, मान लीजिए सोलिनॉइड का लेंथ है L। क्लियर है? इसका अपना एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इसको मान लीजिए आप A। क्लियर है? तो क्या कर रहा है देखिए ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ पॉइंट ऑफ सोलिनॉइड। इसके अंदर, इस सोलिनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो कितना होगा? तो B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इसका, ध्यान रखिएगा, इसका डेरिवेशन करके जाइएगा। क्या है? B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। न्यू नॉट क्या आपको पहले से बता चुके हैं, N क्या है ये इंपॉर्टेंट है, यहां समझना। I क्या है ना, इस सोलिनॉइड के थ्रू कितना करंट इस सोलिनॉइड के थ्रू कितना करंट जा रहा है, दैट इज I। N क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहां पे स्टूडेंट मिस्टेक कर जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में N का मतलब नहीं लिखा हुआ रहता भाई, वहां जो दिया हुआ रहता है नंबर ऑफ टर्न्स। N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बिल्कुल भी नहीं है, यहां हमने लिख दिया है N, छोटा n है, स्मॉल n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब 1 मीटर में, माने यूनिट लेंथ में, सिंपल यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है,
यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसलिए एन के जगह पे आप कैपिटल एन बाई एल लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसका लेंथ हमेशा दिया रहेगा। तब आप क्या कीजिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से एल को डिवाइड कीजिए, लेंथ को डिवाइड कीजिए, तब स्मॉल एन का वैल्यू निकलेगा। जो निकलेगा उसको यहां पुट कीजिएगा, कैपिटल एन जैसे ही लिख दीजिएगा नंबर ऑफ टर्न्स, तो आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर है। तो ये तो बात रहा किसी सोलिनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए सोलिनॉइड के बाहर का मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, सोलिनॉइड के बाहर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या होगा, कुछ नहीं, डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा। क्या करना है, डिवाइड बाय 2। एकदम गलत बात, सुनिएगा, यही प्रॉब्लम है आजकल के स्टूडेंट्स में। अगबकी, झमेला, झंझट कौन करता है, सर तो रिवाइज करा ही रहे हैं, याद कर लेंगे, हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा भाई। रिवीजन क्या हो रहा है, ये यहां से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको समझ में आ रहा है। आपको सबसे पहले एक चार्ट पेपर में सब चीज को नोट करना है, और जितने फॉर्मूला यहां बना रहे हैं, जितने फॉर्मूला आपको यहां बता रहे हैं, उन सभी का कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल जरूर बनाना है। जब तक आप ये काम नहीं कीजिएगा तो फॉर्मूला पढ़ के कोई फायदा नहीं। समझ में आ रहा? जब तक आप इसको आप अप्लाई नहीं कीजिएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, आपके लिए टाइम वेस्ट है फिर। सभी को आप रिवाइज कर लीजिए, पूरा चैप्टर को रिवाइज करने के बाद आप हर टॉपिक का न्यूमेरिकल लगाइए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल भी चाहिए कि सर कहां से क्वेश्चन लाएं, कहां से क्वेश्चन का रिवीजन करें, अगर आपको यह भी बात करना है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर वो हो चुका है आपका और आपको करने की इच्छा, तो आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिए। हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे दूंगा, आप सॉल्व कीजिए। गॉट इट। चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। हम यहां डिस्कस कर रहे थे सोलिनॉइड के बारे में, और हमने बताया कि सोलिनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार अगर है, और कितना है, तो न्यू नॉट एन आई है। क्या है, न्यू नॉट एन आई है। लेकिन लिखा हुआ देखिए, एट अ पॉइंट एट वन इंड, ये सोलिनॉइड का इंड है, ये एक इंड है, ये एक इंड है। किसी इंड पे आप अगर निकालना चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो बता रहे, बाहर नहीं होता है। सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। बात समझे? सोलिनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 0 होता है, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो एट वन इंड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब बोल रहे सर ये कैसे पता चल गया, आप नहीं लिखा रहे हैं। सुनिए, रिवीजन करा रहे हैं ना। आपको क्या लगता है ये जो बायो-सेवर्ट्स लॉ बताया यही इतना ही है, बायो-सेवर्ट्स लॉ? क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इतना ही डिस्कशन है चैप्टर के अंदर? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा है। आप बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो चैप्टर के अंदर में, उसका क्रक्स है ये, उसका रिवीजन है ये, आपको ये फील कराने के लिए चैप्टर में ये सब टॉपिक्स आपने पढ़ा है। क्लियर है? तो यहां पे इंड पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, यहां पे चाहे यहां पे आप निकालना चाहते हो, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, न्यू नॉट एन आई बाई 2। सिंपल, न्यू नॉट एन आई निकालिए, डिवाइड में 2 कर दीजिए, आधा हो जाता है। क्लियर है? आधा हो जाएगा, न्यू नॉट एन आई बाई 2। एन के बारे में डिस्कस कर दिए है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। कैपिटल एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो ये समझ में आ गया, सोलिनॉइड वाला कहानी खत्म हो गया है। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है ना, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। 2 करंट कैरिंग वायर है, और दोनों क्या है आपस में, पैरेलल है। इस तरह से पैरेलल है, ऐसे जा रहा है करंट और ऐसे जा रहा है करंट, एक ही तरफ जा रहा है करंट, ऑपोजिट भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। पहले समझ लीजिए कि एक ही तरफ करंट जब जा रहा है तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, न्यू नॉट बाई 4 पाई नहीं, न्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई डी। इसका डेरिवेशन आपने किया होगा। क्लियर है? न्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई डी। डी क्या है ना, सेपरेशन बिटवीन दिस वायर्स। क्लियर है? इन 2 वायर्स के बीच का डिस्टेंस है आपका डी। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए एक ही तरफ अगर आपका करंट जा रहा है, तो ये वायर इसको इधर रिपेल करेगा, ये वायर इसको इधर रिपेल करेगा। तो डायरेक्शन भी मैं यहां पे बता दिया हूं, आप लिखा नहीं। क्लियर है? जो फोर्स लगाएगा ये वायर इस पे ऑपोजिट तरफ, बोलने का मतलब रिपेल करेगा। लेकिन अगर यही करंट का डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया जाए, एक में करंट इधर से जा रहा है, एक में करंट इधर से जा रहा है, मान लीजिए ये करंट I1 है, ये करंट I2 है। क्लियर? इसीलिए I1 I2 लिखा हुआ, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वायर्स में करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो फोर्स अब कैसे लगेगा, फोर्स का वैल्यू जो आएगा वही होगा, लेकिन अब अट्रैक्शन फोर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। वैल्यू यही होगा, न्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई डी। क्लियर है? तो डायरेक्शन ऑफ
करंट से अट्रैक्शन और रिपल्सन आप बता सकते हो, बाकी फॉर्मूला यही है दोनों के लिए, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो। गॉट इट। अब आ जाता है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्टकट में लिखा हुआ आप लोग लिख सकते हैं UMF, मतलब हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी लिख दिए। कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, और वहां पे एक लूप है, क्या है, लूप। लूप बोले तो सर क्लोज्ड सर्किट को लूप बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, इसमें हमने एक लूप रख दिया इस तरह से, क्लोज्ड लूप रख दिया। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या ना, क्लोज सर्किट बोलिए या लूप बोलिए, ठीक है, रख दिया। तो ये अपने आप घूमने लगेगा, ये अपने आप घूमने लगेगा। क्यों घूम रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है ना, टॉर्क है सर। पक्का उसमें कोई आकर के टॉर्क लगा रहा है, तभी जाके वो घूम रहा है। तो वही चीज कह रहे हैं, टॉर्क निकालने का क्या तरीका है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। सुनिएगा, ये टॉर्क अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो इस तरह से लिख रहे हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। आपने डाइपोल पढ़ा था, हाँ सर पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो डाइपोल जब पढ़ा था तो किसी डाइपोल के लिए टॉर्क क्या हुआ करता था, मैग्नेटिक मोमेंट की जगह वहां पर डाइपोल मोमेंट हुआ करता था, याद कीजिए। और मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था। आपने टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, P क्रॉस E या फिर PE sin थीटा ऐसे करके पढ़ा था। गॉट इट। तो यहां पे मैग्नेट के बारे में बात हो रहा है, तो डाइपोल में डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैग्नेट के पास भी दो पोल है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। क्लियर है। तो एक डाइपोल के जैसा काम करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा काम करेगा, मैग्नेट के जैसा काम करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिएगा, दैट इज इसको आप सिंपली MB sin थीटा लिख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस हटाने के बाद। तो टॉर्क इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी लूप के लिए। क्लियर है। एक और फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन यहीं से लेकर के आया हुआ है ना। टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, N इंटू बी इंटू आई इंटू ए। क्या है, N इंटू बी इंटू आई इंटू ए। N क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स है। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। हो सकता है जो कॉइल आप यूज कर रहे हो उसमें N टर्न्स है, 100 टर्न्स है तो 100 लिखेंगे। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। I क्या है ना, इसमें करंट कितना जा रहा है। A क्या है, इस लूप का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क निकल जाएगा। डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, टाउ इक्वल टू NBIA। तो ये तो रहा टॉर्क का बात, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में किसी लूप को हम रख दे तो। अब बात करते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये आपका रहा मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमने क्या किया, एक वायर को रख दिया जिसमें करंट चल रहा है I। ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को हमने रखा है जिसमें करंट क्या जा रहा है, I जा रहा है। तो फोर्स कितना लगेगा इस पे, ये बात है। तो सिंपल है बबुआ, डायरेक्ट याद करिएगा ना, F इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे क्या है, फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पे फोर्स लगाएगा, इस वायर पे कितना लगाएगा ना, F इक्वल टू DF इक्वल टू I इंटू DL क्रॉस B, I इंटू DL क्रॉस B। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। DL क्या है ना, आपका ये जो वायर है इसका एक छोटा सा एलिमेंट हमने काटा है DL। B क्या है आपको दिख रहा मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है, इस पे करंट जा रहा है। ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, आपको पता है I जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको पहले भी बता चुके हैं, टेंसर है, लेकिन आप लोगों को ये सब झमेला में पढ़ना नहीं, स्केलर बताइए। I क्या है ना, स्केलर क्वांटिटी। आप I को एक ऐसा चीज चाहिए जो वेक्टर हो, नहीं तो सारा चीज का डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो I का तो अपना कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। हाँ वो चलता है कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन वेक्टर में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो L को हमने करंट का डायरेक्शन में ही लिया जाता है, जो L लिया जाता है वो करंट का डायरेक्शन में ही लिया जाता है। सिंपल, L क्रॉस B निकाल दीजिए आप, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है ना। L पर हाथ रखिए, B की तरफ चले जाइए, L पर हाथ रखिएगा, L पर हाथ रखिए और B की तरफ चले जाइए। L पर हाथ रखिए, L पर हाथ रखिए, L किधर है, इधर है। L पर हाथ रखिए, किधर जाना है, B की तरफ चले जाइए, ठीक है। तो ये जो ठेंगा आपको दिख रहा है वो क्या दिखाएगा, फोर्स दिखाएगा। फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर लगेगा। क्लियर है। तो L क्रॉस B से आप यूज कर सकते हैं। बाकी आपने पढ़ा होगा ये जो फोर्स है किस तरह से निकाला जाता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है इसमें फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। ये क्या होता है हम बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक।
ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा ना। FBI इस तरह से याद किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया F, ये हो गया B, ये हो गया I, ठीक है, FBI। तो आप FBI बोले तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल का यूज करके आप जो फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बाकी आपको पता है डायरेक्ट अगर इस फॉर्मूला में ध्यान दे तो L क्रॉस B से F निकलता है। बस L पे हाथ रखिए, B की तरफ जाइए और ठेंगा जिधर दिखेगा उधर होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट आपका लिखा हुआ है, यहां देखिए क्या वो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, F इक्वल टू I इंटू L क्रॉस I इंटू L इंटू B, I इंटू L इंटू B। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट करके लिखा हुआ ताकि आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल सके। L पे हाथ रखिए, B की तरफ जाइए, ठेंगा जिधर दिखेगा फोर्स उधर होगा। गॉट इट, गॉट इट। ये सब चीज क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में खूब ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, डीपीवी वगैरह दे करके। हमने भी कराया है ऑफलाइन बैच में, सबको पता है, जो लोग देख रहे होंगे वीडियो मेरा भी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आ जाता है, देखिए एक नया डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। एम्पियर क्या है ना सर, करंट का ऐसा यूनिट है, बिल्कुल सही बात है। तो जो आप एम्पियर वहां पढ़े हो दैट्स राइट, कोई दिक्कत नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। यहां भी एक नया डेफिनेशन आ गया है एम्पियर का। किस तरह से ना, देखिए इफ टू पैरेलल वायर्स, फिर से अगर दो पैरेलल वायर आर केप्ट 1 मीटर अपार्ट, देखिए लिखा हुआ इफ टू पैरेलल वायर केप्ट 1 मीटर अपार्ट एक्ट्स फोर्स। ये जो फोर्स लगाएगा या तो रिपल्सन हो सकता है या तो अट्रैक्शन हो सकता है। अगर करंट एक ही तरफ है, अगर करंट एक ही तरफ है तो क्या होगा, रिपल्सन, और अगर करंट ऑपोजिट तरफ है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। ये पता है, ठीक है। तो फोर्स लगेगा, बोल रहा है कितना फोर्स लगना चाहिए ना, फोर्स लगना चाहिए इन दोनों के बीच 2 इंटू 10 पे पावर -7 न्यूटन। फोर्स कितना लगना चाहिए, 2 इंटू 10 पे पावर -7 न्यूटन। देन द करंट इज 1 एम्पियर। आप पैरेलल प्लेट वाला अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना कि पैरेलल प्लेट बोल रहे हैं, कैपेसिटर तो कब खत्म हो गया, पैरेलल वायर्स का बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पढ़े थे पैरेलल वायर्स, क्या लगता है फोर्स, F इक्वल टू न्यू नोट बाई 2 पाई I1 I2 बाई D। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे F इक्वल टू क्या होता है, न्यू नोट बाई 4 पाई I1 I2 बाई D। ठीक, क्या बोल रहा है, ये जो D है सेपरेशन, ये कितना हो जाए, ये सेपरेशन 1 मीटर हो जाए। और अगर ध्यान से, और अगर ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना हो जाए, 2 इंटू 10 पे पावर -7 न्यूटन हो जाए। तो ये जो दोनों वायर में करंट है I1 और I2, ये I1 और I2 दोनों वायर में जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा बैठा करके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 एम्पियर बैठा दीजिए, सॉरी 1 मीटर बैठा दीजिए, यहाँ 1 मीटर बैठा दीजिए। F के जगह में कितना बैठा दीजिएगा, 2 इंटू 10 पे पावर -7 बैठा दीजिए। न्यू नोट का वैल्यू आपको पता है, 2 इंटू 10 पे पावर -7 इक्वल टू न्यू नोट बाई 4 पाई। ये न्यू नोट बाई 4 पाई डायरेक्ट हम लिखे 10 पे पावर न्यू नोट बाई 4 पाई, 2 पाई था ना, 4 पाई लिख दिए गलती से, सॉरी यहाँ पे 2 पाई होता है। न्यू नोट बाई 4 पाई का वैल्यू हमको पता है, न्यू नोट बाई 4 पाई का वैल्यू पता है। एक काम करते हैं हम यहाँ पे न्यू नोट का वैल्यू लिख देते हैं। न्यू नोट का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देखिए क्या है ना, 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 डिवाइड में 2 पाई है, रहने दीजिए, I1 इंटू I2, और यहाँ पे 1 मीटर लिख दिए थे डिवाइड में, छोड़ दीजिए इसको। ये देखिएगा ध्यान से, पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 लग रहा है, 2 इंटू 10 पे पावर -7, 2 इंटू 10 पे पावर -7 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या निकला, I1 इंटू I2 इक्वल टू इधर से क्या 1। तो ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है 1, इसी को बोल रहे हैं 1 एम्पियर करंट। इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा 1 एम्पियर करंट। फिर से लिख रहा है, देखिए इफ 2 पैरेलल वायर केप्ट 1 मीटर अपार्ट एक्ट फोर्स 2 इंटू 10 पे पावर -7 न्यूटन, देन द करंट इक्वल टू 1 एम्पियर इन ईच वायर। दोनों ही वायर में करंट कितना जाएगा, 1 एम्पियर। तो आई होप अभी तक सारे चीज़ें जितने भी डिस्कस किए समझ में आया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी जाइएगा नहीं, अभी भी बचा हुआ है 2-3 टॉपिक्स इससे रिगार्डिंग मैं अभी बता रहा हूँ, सारे चीज़ क्लियर करेंगे अभी इसी वीडियो में। तो चलिए बचा हुआ टॉपिक्स को देख लेते हैं। इसमें एक टॉपिक जो छूट रहा है वो है आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है। कुछ कंडीशंस है जो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट सबसे पहले बात तो फोर्स कितना लगेगा इस बात पे बात करते हैं कि फोर्स कितना लगेगा। फोर्स लगेगा Q V क्रॉस B। Q V क्रॉस B, Q इज व्हाट, द चार्ज। वो जो चार्ज मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसका चार्ज कितना है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, ठीक है। और V क्या है, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और B क्या है ना, किस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ध्यान रखिएगा, V क्रॉस B, V क्रॉस B
इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जो फोर्स लगेगा, सॉरी फील्ड नहीं, फोर्स, जो फोर्स लगने जा रहा है उस चार्ज पे, वो कैसे निकलेगा? भी पे हाथ रखिए, बी के तरफ जाइए, ठेंगा जो दिखेगा उधर फोर्स लगेगा। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने डिस्कस किया आपको, क्या हो जाएगा? F इक्वल टू भी क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट हटाने से, क्रॉस हटाने से साइन लग जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यू भी साइन थीटा। ध्यान से, क्लियर है? अगर आपको डायरेक्शन निकालना है कि फोर्स किधर लगेगा, तो किधर लगेगा ना, भी से बी की तरफ जाइए, क्रॉस कीजिए, भी पर हाथ रखिए, बी की तरफ जाइए, ठेंगा जिधर दिखेगा उधर होगा आपका फोर्स। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये साइन थीटा लिख दिए। अब अगर मान लीजिए यहां भी और बी के बीच का एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेट दिस बी दिस मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वेलोसिटी मान लीजिए ये जो चार्ज है, इस चार्ज का वेलोसिटी इधर ही है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही वेलोसिटी है। अगर जिधर मैग्नेटिक फील्ड है वेलोसिटी उधर ही है, मतलब कितना डिग्री एंगल है ना? 0 डिग्री एंगल। तब फोर्स 0 होगा। क्यों होगा ना? साइन 0 बैठाना पड़ेगा, और 0 बैठाइएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये निकला कि सर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस पर कोई चार्ज दौड़ रहा है, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही अगर चार्ज दौड़ रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो कैसे लगेगा? अदर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। माने बोलने का मतलब ऐसा साइन का वैल्यू, जहां साइन जैसे कि 0 डिग्री 0 होता है, जहां साइन 180 डिग्री आप कीजिएगा क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे लिख दिए हैं, अगर चार्ज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड चले तो फोर्स कितना आएगा? 0 होगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए 90 डिग्री है, ये है अब 90 डिग्री। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज को आपने इधर फेंक दिया, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, वेलोसिटी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री अगर बैठाते हैं तो क्या आ रहा है? क्यू भी बी। क्या आ रहा है? क्यू भी बी। तो क्यू भी बी कर दिए, और लास्ट में हम लिख दिए ये दिस इज विल बी इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाय आर। ये बाप रे, ये कौन सा चीज है? तो देखिए ध्यान से, फिर बोल रहे फोर्स किधर लगेगा ना? भी पे हाथ रखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, बी पर हाथ रखिए, बी की तरफ जाइए, फोर्स किधर लग रहा है? इधर। आप एक काम कीजिए, इसको सिंपल और सिंप्लिसिटी में दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करके दिखा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनसाइड है, इनसाइड है। क्लियर है? और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, वेलोसिटी को हम क्या करते हैं? इधर ले लेते हैं, वेलोसिटी को इधर ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के तरफ वेलोसिटी को ले लेते हैं। तो भी पर हाथ रखेंगे, भी पर हाथ रखें, किधर गए? बी की तरफ। चलिए इसको यहाँ पे दिखाने से बेहतर है यहाँ दिखाएं, तब आप ज़्यादा समझ में आएगा। भी यहाँ दिखा दिए। अब भी पर हाथ रखें, बी की तरफ गए, फोर्स किधर दिखा रहा? ऊपर की तरफ, मतलब जा इधर रहा है लेकिन थोड़ा सा इधर घुमा देगा। फिर यहाँ पे चेक कीजिए, तो चेक कीजिएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर दिखेगा। तो भी पर हाथ रखिए, बी की तरफ जाइए, फिर फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। मतलब एनी टाइम फोर्स जो है इधर लग रहा है, फिर ये जाएगा यहाँ पे, फोर्स इधर लगेगा, फिर यहाँ पे जाइएगा, 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 फोर्स इधर लगेगा। बोलने का मतलब अगर एंगल 90 डिग्री है भी और बी के बीच में, तो चार्ज गोल 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 घूमेगा। बात समझे? मोशन करेगा लेकिन कैसे घूमेगा? गोल गोल घूमेगा। और अगर कोई सर्कल बनाया है तो इसका अपना एक रेडियस होगा, एंड दैट इज आर, हम मान लेते हैं। तो इसीलिए वही वाला आर लिखा हुआ, एम मतलब मास ऑफ दैट चार्ज, भी स्क्वायर किस वेलोसिटी के साथ चल रहा है उसका स्क्वायर, और आर जो रेडियस बना रहा है, वो जो सर्कल बना रहा है उसका रेडियस। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसका निकालने का भी तरीका है, आपने डेरिवेशन किया होगा चैप्टर के अंदर, मैं यहाँ शॉर्टकट लिख दिया हूं। यहां पे बोल रहा है ये जो फोर्स है हमेशा परपेंडिकुलर टू भी और बी के तरफ ना, बी जिधर है और भी जिधर है, इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। देखिए भी किधर है? भी है आपका, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, ये भी है, फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, भी इधर है, बी किधर है? अंदर की तरफ है। तो भी पे हाथ रखे, बी की तरफ गए, फोर्स किधर दिखाया? ऊपर। मतलब भी और बी के परपेंडिकुलर होना, बी अंदर की तरफ और भी एक्स एक्सिस की तरफ, और फोर्स किधर निकल रहा? वाई एक्सिस की तरफ। हमेशा भी और बी के परपेंडिकुलर होगा फोर्स। ध्यान से, फोर्स इज व्हाट? परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड भी। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और ये जो क्यू भी बी दिख रहे हैं, क्यू भी बी को हम क्या लिख दिए यहाँ पे? एम भी स्क्वायर बाय आर। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोल रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्यू भी बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जा रहा है, क्योंकि एक सर्कल बन रहा है तो वहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा? एम भी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। क्लियर है? आर क्या है अभी बता दिए। किस तरह से निकालेंगे? तो निकालने का तरीका क्या है ना? एम भी बाई क्यू बी।
R इक्वल टू क्या होता है, mv बाई QB। ना रेडियस ऑफ सर्कल इन विच चार्ज रोटेट्स, जिस सर्कल के अलोंग ये चार्ज रोटेट करेगा ड्यू टू दैट फोर्स QVB, दैट इज mv स्क्वायर बाई r, इसके वजह से ये रोटेट कर रहा है, उसका r कैसे निकाला जाए, तो r निकालने का तरीका क्या है ना, mv बाई QB। डेरिवेशन है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई चीज इस तरह से रोटेट कर रहा है तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड को कैसे निकालेंगे ना, 2 पाई m बाई QB। क्या है, 2 पाई m बाई QB। अच्छा, अगर इस तरह से मोशन कर रहा है सर्कल में, एक रोटेशन करने में टाइम आपको पता है, तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, कितना जल्दी जल्दी ये रोटेशन कंप्लीट करेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी होता है आपको पता, 1 बाई टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, QB बाई 2 पाई m। क्लियर है, तो मोटा मोटी आपको एक आइडिया हो गया, ये जो आपका बातें हैं किसके बारे में ना, मैग्नेटिक फोर्स और ना मूविंग चार्ज, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तब। क्लियर है, अब आगे चलते हैं, आगे एक टॉपिक और बचता है आपका ना, फील्ड ड्यू टू एन करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग है आपके पास, उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। तो मान लीजिए ये सर्कुलर रिंग इस तरह का है, ये रिंग है और इस पे करंट जा रहा है I। क्लियर है, तो इसका सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ऐसे इसको पकड़ेंगे, कैसे होगा, ऐसे यहां पे क्या हो रहा है, अंदर की तरफ होगा, किधर ना, अंदर की तरफ, कितना होगा। अगर करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो ऑपोजिट हो जाएगा, अगर करंट ऐसे जाएगा तो ये बाहर आएगा, फिर है ना, वो ये सब चीज आप जानते हैं, सिंपल हम बता रहे हैं, करंट इधर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, कितना होगा ना, सेंटर पे, फील्ड एट सेंटर लिखा हुआ देखिए, B इक्वल टू न्यू नोट बाई 2 I बाई A, याद रखिएगा, B इक्वल टू न्यू नोट बाई 2 I बाई A। A क्या है यहाँ पे, A है आपका ये वाला, सॉरी R है, मतलब A लिए हैं तो A लिख दिए, ये रेडियस तो है। क्लियर है, ये क्या है आपका रेडियस है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, कोई एक्सियल पॉइंट पे बात कीजिए, कोई एक्सियल पॉइंट पे, तो एक्सियल पॉइंट मतलब मान लीजिए सर्कल को इस तरह से बना दीजिए, सर्कल है किस तरह से ना, सर्कल है देखिए एक पंखा का खोलिए, ठीक है, अच्छा मिला है, देखिए ध्यान से, इस तरह से रखा हुआ कॉइल, इस तरह से गोल रखा हुआ, तो एक्सियल कहाँ, इसका सेंटर से होकर पार होगा, इसका सेंटर से होकर के पार होगा, इसका सेंटर से होकर पार होगा, ये एक्सियल लाइन किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो, लेट दिस बी हियर, ये सेंटर है O, मान लेते हैं इस पॉइंट पे निकालेंगे हम P, और मान लेते हैं ये सेंटर और से कितना डिस्टेंस पे है, D डिस्टेंस पे है, आपको पता है इसका जो रेडियस है हमने पहले ही डिक्लेयर कर लिया था, A है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो, किसी भी पॉइंट पे, एक्सियल लाइन में किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। तरीका ये याद रखिएगा, क्या है, न्यू नोट I A स्क्वायर, न्यू नोट I A स्क्वायर डिवाइड बाई 2 A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का टू दी पावर 3/2। ध्यान से, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर टू दी पावर 3/2, इसका डेरिवेशन है, ऑलरेडी आप किए होंगे। B इक्वल टू क्या है, न्यू नोट I A स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब एक और यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, यहीं से बन जाएगा वो, क्या कह रहा है, फार अवे फ्रॉम सेंटर। अगर ये जो पॉइंट P है बहुत दूर है इस सेंटर से, मतलब ये रिंग छोटा पड़ जाएगा, इतना डिस्टेंस में है, ये रिंग छोटा पड़ जाएगा, इतना डिस्टेंस में है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये जो D है, ये जो D है इस A से काफी बड़ा है, ये D इस A से काफी बड़ा है, ये छोटा पड़ जाएगा इसका डिस्टेंस से। तब हम क्या करेंगे, यहां लिख रहे हैं D इज मच ग्रेटर देन A, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला में, सिंपल A को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत छोटा है, A को हम नेग्लेक्ट कर दें, बहुत छोटा है इन कंपेरिजन टू D, बहुत छोटा मतलब रिंग है तो है कुछ, लेकिन D से बहुत छोटा है, A को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसी को सॉल्व करेंगे अगर, तो ये निकल करके आ जाएगा आपका क्या, न्यू नोट I A स्क्वायर डिवाइड बाई 2D3। क्लियर है, तो ये तो रहा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का माइंड मैप। और आप लोगों से जाते जाते यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, अगर आपका कोई सजेशन है आपके पास तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल में नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट माइंड मैप के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।